नमस्कार, क्रॉस चैट पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है लोकेंद्र और आज के पॉडकास्ट स्टूडियो में हमारे खास मेहमान से आपको रूबरू करवाने से पहले हिंदुस्तान में दलित विमर्श के महान कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आप ये कविता सुनिए। कविता है कि मेरे पुरखों ने अपने सीने पर खोद दिया है संघर्ष, जहां आंसुओं का सैलाब नहीं विद्रोह की चिंगारी फूटेगी। जलती झोपड़ी के उठते धुएं में तनी मुट्ठियां तुम्हारे तय खाने पर नया इतिहास लिखेंगी। तनी मुट्ठियों से इतिहास लिखने की उस तारीख पर लौटते हैं 3 सितंबर 1980 को अलवर जिले के काठुआस गांव में दलित परिवार में एक किलकारी गूंजती है। परिवार के मुखिया लेखराम ने मजदूरी करके अपने उस बेटे को पढ़ाया, अच्छी तालीम दी, अच्छे संस्कार दिए। वो लड़का जब बड़ा हुआ तो एक दिली हसरत थी कि बड़ा होकर अफसर बनकर परिवार का सपना पूरा करना है। लेकिन तभी तकदीर ने एक बड़ा खेल कर दिया। एक गलत मेडिकल उपचार के कारण वो लड़का शारीरिक अपंगता का शिकार हो गया। लेकिन उसे अपनी कमजोरी नहीं माना, बल्कि दुगनी मेहनत और दुगने जुनून के साथ में किस्मत से जोर आजमाइश करने का ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ। और ये लड़ाई जब निर्णायक मोड़ पर पहुंची तो तनी मुट्ठियों ने एक नया इतिहास लिख दिया। राजस्थान के इतिहास में दर्ज किया गया कि टीकाराम जूली राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, पहले ऐसे नेता प्रतिपक्ष जो कि दलित समुदाय से आते हैं। जूली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। नमस्कार सर। तो जूली साहब, आपके परिवार में अभी खुशियों का माहौल है और बिटिया की अभी सगाई हुई है। तो एक बेटी का बाप होना बहुत ज़्यादा आसान बात नहीं है और अब बिटिया पढ़ाई होने वाली है। तो कैसी परवरिश रही बिटिया की, कैसी आपकी यादें रही और अभी क्या सोचते हैं, क्या सब चल रहा है परिवार में? देखिए, अभी तो सब बहुत जो है खुशी का माहौल है, खुशियाँ मना रहे हैं। और चूँकि हमारी परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं कि बिटिया को तो एक दिन जाना ही होता है। और एक पिता जो है हमेशा यही सोचता है कि भाई मेरी बेटी जो है कभी दुख नहीं पाए, जैसे मैंने उसको संभाला ऐसे वो आने वाले टाइम में रहे। तो अभी तो मेरी तो हालत यही है कि भाई जाने के नाम से ही मेरी तो आंख भर आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चों ने बहुत ही हमेशा एक संस्कारों के साथ अपना जीवन जिया है। और मैंने तो अपने बच्चों को, हर व्यक्ति फूल की तरह रखता है, मैंने भी रखा है। और वो दिन मेरे लिए सबसे अलग था और जीवन का महत्वपूर्ण दिन था जब मैंने बेटी के एजुकेशन के लिए उसको पहली बार पीजी के अंदर दिल्ली में छोड़ के आया था। क्योंकि वो पहला दिन था जिस दिन वो मेरे से अलग हो रही थी। और उस दिन मैंने ये सोच भी लिया था कि भाई बेटी अब ये समझ लो आज से अब पढ़ाई होगी, अब ये दिल्ली से जब पढ़ के आएगी और फिर उसके बाद रिश्ते नाते होंगे और फिर उसके बाद चले जाएगी। लेकिन कहने को ही है, लेकिन सब साथ ही रहते हैं। और आज चाहे किसी की बहन, किसी की बेटी हमारे घर में भी आती है, तो कोई ये नहीं है कि कोई अलग है, अलग किसी प्रकार का। तो बच्चे मेरी दोनों ही बेटियां हैं और दोनों बेटियां जो है बहुत ही, मैं समझता हूँ आज के समय को देखते हुए बहुत ही संस्कारित और बड़ों का आदर करने वाली हैं। एक इसे सोशल साइंस कह सकते हैं कि जो परिवार की सयानी बेटी होती है उसकी अपने पिता से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है और जो बेटा होता है उसकी माँ से अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो बिटिया की आपसे कैसी बॉन्डिंग रही और आज टीकाराम जूली जिस पद पे हैं, सियासत के जिस बुलंदी पे हैं, उसमें बिटिया का कितना इमोशनल सपोर्ट रहा आपको, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, दोनों ही बेटियां पूरा सपोर्ट करती हैं और हमेशा जो है वो मेरा ही पक्ष लेती हैं। हालांकि सब लोग ही मेरे पक्ष में रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसी कोई बात आ जाए कि मम्मी अलग कुछ कह रही है तो फिर बेटियां मेरी ही सपोर्ट करती हैं कि मम्मी आप, पापा इतना कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, भीतर जा रहे हैं। विधानसभा में तो आप बहुमत में नहीं है, लेकिन घर में बहुमत आपका। घर में भी बहुमत में तो हमेशा पूरा सपोर्ट रहता है। और कुछ
चेंजेस भी कभी मान लो कोई चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती तो वो कहते हैं कि पापा ये चीज़ जो है इसमें अपने को सुधार करने और की आप जरूरत मानते है। हैं बात को? मैं मानता हूँ। ठीक बात है। दामाद आईपीएस हैं आपके, जी। तो बड़ी डिमांड रही होगी बिटिया को। क्या दहेज में क्या दे रहे हैं, कौन सी गाड़ी दे रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं घर में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा ये मेरा सौभाग्य है कि बच्चे वालों की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई डिमांड ही नहीं है, कोई एक पैसे की डिमांड नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और देने की जहाँ तक बात है तो जो मेरा है वो बच्चों का ही है, कितनी अच्छी बात कही आप। तो कोई अलग ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हमने तो बच्चों के लिए किया है। बहुत अच्छी बात तो है। वो मेरे दिमाग में बहुत पहले से मैं ये सोचता हूँ जी। कि एक पिता और अपने जीवन का जो सबसे महंगा उसके पास जो खजाना है, जी। उसकी जो कमाई है वो उसकी बेटी होती है, और वो उस बेटी को ही पूरी सौंप रहा है उसके आने वाले समय के लिए। तो उसके बावजूद भी लोग पता नहीं क्यों डिमांड करते हैं, और उसकी जो हैसियत होती है वो हैसियत से ज़्यादा खर्च करता है। कोई पिता हो चाहिए, वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं मेरी हैसियत से कम खर्च करूं, वो उससे ज़्यादा ही खर्च करता है। फिर उसके बाद जो हमारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, भात है, छूछक है, पेज है, जो भी है वो हमेशा सारी उम्र ही करेगा। बेटी के जाएगा जब भी वो कुछ लेके जाएगा, और बेटी घर पे आएगी जब भी वो उसको कुछ दे के भेजेगा। और लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ लोग जो है अपने बेटी के परिवार के लोगों को दहेज के नाम पे या किसी प्रकार पे प्रेशर भी करते हैं। और कई लोग तो जैसे अपने दिखावे के लिए अपने जो रिलेटिव हैं, भाई आपके रिश्तेदार ही हो गए तो आपके परिवार के ही हो गए वो, सही बात तो उनको कर्जा तक लेना पड़ता है, और फिर वो रिश्तेदार कर्ज में परेशान है, और वो अपने मुँह फरकाने के लिए कि भाई मैंने इतना शादी में कर दिया है। ठीक बात तो ये एक ऐसी है, इस पे चलिए, तो ये मैं बात तो खुल समझता गई है हूँ यहाँ पे कि जूली साहब दहेज नहीं देंगे। नहीं मैं दहेज नहीं। चलिए जूली साहब, दूसरे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। मैंने राजस्थान की पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं। आप दरअसल बड़े ज़हीन आदमी हैं, दिल फेंक आदमी हैं, कूल रहते हैं हमेशा। सियासत में आने के बाद में लोग गंभीरता का चोला ओढ़ लेते हैं, लेकिन आपको जब भी देखता हूँ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आप कमाल की शायरी करते हैं, विधानसभा में आप शायरी बोलते हैं। तो सियासत और शायरी का जो ये कॉम्बिनेशन है आपके जीवन में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कमाल है ये बात आपके अंदर। देखिए मैं म्यूजिक का बहुत शौकीन हूँ जी। गाने में बहुत सुनता हूँ, और गज़ल्स भी सुनता हूँ। तो कोई भी गाना है, कोई गज़ल है, कोई शेर व शायरी है, जी। इनमें कोई ना कोई अर्थ छिपा होता है। बिल्कुल। तो विधानसभा में आप जब बोलते हो तो समय की सीमाएं हैं, ठीक बात। तो उन सीमाओं में अगर 4 लाइन में कोई आधे घंटे की बात समझा दी जाए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। ठीक बात है। तो इसलिए मैं जो है शेर व शायरी का उसके अंदर सहारा लेता हूँ। शौक है आपको शुरू से? शौक भी है, और हर जो लाइनें मैं बोलता हूँ उनमें कोई ना कोई मैसेज निकलता है उसमें से, चाहे वो सत्ता पे प्रहार हो, चाहे आज की परिस्थितियाँ दर्शाता हो, या भविष्य में क्या होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेके कभी कभी बोल कौन से देते हैं। शायर को पढ़ते हैं आप, थोड़ा सा बताइए। मैं तो सभी को पढ़ लेता हूँ, अपना कोई ऐसा फेवरेट पर्टिकुलर नहीं ऐसे है जरूर। जो। और संगीत किस तरह का सुनते हैं? संगीत 90s का जो है, 80-90 का जो संगीत है वो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा सूफ़ी भी मैं जो है, सूफी सुनते हैं? सूफ़ी भी मैं बहुत पसंद है। मुझे तो कांग्रेस के एक विधायक ने बताया कि जब आपकी सरकार के विधायक, एक जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था राजस्थान में, और जब जैसलमेर के एक होटल में आपकी सरकार के कुछ एमएलए थे, तो वहाँ शाम को संगीत महफिल का कार्यक्रम होता था कि जूली साहब बड़ा आनंद लेते थे उस संगीत महफिल में। सबसे ज़्यादा फरमाइशें उनकी तरफ से आती थी। ये तो क्या है कि जब स्कूल में था तो स्कूल में भी जब भी कोई कार्यक्रम इस प्रकार का होता था
तो उसमें बच्चे नाम लिखवाते थे। कोई देशभक्ति गीत है, कोई या कोई कविता है, तो इस टाइप का जो है मेरा शौक रहा है। तो मैं हमेशा, लेकिन जो गाने का जो शौक रहा वो मैंने कभी वैसे कभी नहीं गाया था। तो बिटिया का ही बर्थडे था। हाँ, बिटिया का, इसी बिटिया का मैंने वो बर्थडे वीडियो था। देखा आपका। तो मैंने पहली बार उसी पे ही मैंने 2 लाइनें गाई थी और सब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और एक गाना और गाने की डिमांड की। तो उसके बाद फिर हालांकि कभी मौका मिलता नहीं, राजनीति में इतने बिजी रहते हैं तो समय मिलता ही नहीं है। तो जब ये क्राइसिस था उस समय क्योंकि दिन भर तो हम काम ही करते थे, चाहे सरकार का काम हो, फाइलें निकालनी, ये सब काम चलता था। लेकिन शाम को जब सब लोग बैठ जाते थे, क्योंकि घर परिवार सब दूर थे, तब फिर आपस में जो है कोई अंताक्षरी कर रहे हैं या कोई चुटकुले सुना रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, कोई अच्छा, तो गाने सुना रहा है। जो मंत्री जब आपस में बैठते हैं तो वहाँ चुटकुले सुनाते हैं आपस में एक दूसरे को? क्यों नहीं सुनाते? मंत्री भी तो आदमी होते हैं। ये वो भी कमाल तो की बात इंसान है। ही है। नहीं, नेताओं के बारे में समाज में एक छवि क्या है ना कि एक सफ़ेद कुर्ते पाजामे पहनकर सामने आने वाला आदमी जो हमेशा गंभीर रहता है, मुद्दों पे बात करता है, राजनीति की बात करता है। नेताओं का वो जो करेक्टर है वो तो कभी जनता के सामने आ ही नहीं पाता। आपके जैसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से जनता जान पाती है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो गाने भी गाते हैं, उन्हें शायरी का भी शौक है, वो चुटकुले भी सुनाते हैं। कौन कौन से नेता हैं आपकी पार्टी में जो सबसे अच्छे चुटकुलेबाज हैं, जो चुटकुले अच्छे नहीं, सब लोग अच्छे। जैसे अच्छा। आप ये देखोगे राजेंद्र पारिक जी अच्छा, आज मेरे हिसाब से 70 के आसपास हैं। सीनियर नेता बहुत अच्छा उन्होंने एक गाना धारीवाल जी ने भी। अच्छा, धारीवाल जी ने गाना गाते हैं वो? हाँ, तो और भी काफ़ी कौन सा हमारे गाना सुनाया धारीवाल जी यंग, ने? पता नहीं शमशाद बेगम का था कोई, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। पर कहने का मतलब ये है कि बहुत ही जो है हंसी खुशी का जो माहौल था। जो डोटासरा जी चुटकुले सुनाते हैं? डोटासरा जी चुटकुले सुनाते हैं। डोटासरा जी के पास तो पूरा खजाना है चुटकुलों का? चुटकुले या कहावतें। अच्छा। वो जो कहावतें इस प्रकार की होती है ना, जो गाँव के अंदर जो चलती हैं, तो वो डोटासरा जी के पास, उनके पास खजाना कमाल है। की। तो चीज़ें कहीं ना कहीं। गहलोत साहब कैसे चुटकुले सुनाते हैं? नहीं, गहलोत साहब सुन रहे थे, सुनाते नहीं सुनाते नहीं थे, सुनते थे। हैं। डोटासरा जी तो डांस भी कर लेते हैं जब उन्हें, नहीं, वहाँ पे कोई उनका डांस जो नहीं गमछा डांस है था। वहाँ वो बड़ा। उनका गमछा डांस जो है बाहर जो है तगड़ा पॉपुलर हुआ है। हाँ। और आज भी हम दोनों जब जाते हैं तो लोग जो है पीछे रैली में बैठे हुए, सभा में बैठे हुए यूं करते रहते हैं। फरमाइश आती है नीचे फरमाइश, से, हाँ, कि कि डांस सर सर डांस करिए। हाँ। अभी तो एक प्रोग्राम में तो गहलोत जी ने खुद ने, डोटासरा जी डांस कर नहीं रहे थे तो गहलोत जी ने उन्हें खड़ा किया कि फरमाइश तो पब्लिक की ही है। और लोग मन से चाहते हैं कि एक जो है डोटासरा जी का जो है गमछा डांस एक परफॉर्मेंस तो हो ही जाए। हाँ, ठीक बात है। पायलट साहब दिखने में थोड़ा सा सीरियस लगते हैं, गंभीर लगते हैं, गंभीर बातें करते हैं। उन्होंने कभी चुटकुला गाना वगैरह सुना है पार्टी के नेताओं को? नहीं, जब बैठते हैं गपशप करते हैं तो खूब अच्छे मुस्कुराते हैं, कूल हो बात जाते हैं करते एकदम। कूल रहते हैं। ऐसा इतना गंभीर वाली बात वैसे है, वो बहुत ही गंभीर पॉलिटिशियन डिसेंट। हाँ, लेकिन इतना जब कभी इस प्रकार का बैठते हैं तो खूब हंसी मजाक करते हैं। मेरे से तो बहुत हंसी मजाक करते हैं, छेड़ देते पायलट हैं साहब। मेरे को। पायलट साहब छेड़ते रहते हैं। ठीक बात है। चलिए, थोड़ा सा आपके बचपन की तरफ लौटते हैं कि आपका जो व्यक्तित्व अभी जिस तरह से निखर के सामने आ रहा है, कि आपकी परवरिश कैसी हुई। जहाँ तक मेरी जानकारी में है बहरोड में काठूवास गांव में 1980 में आपका जन्म हुआ। और जो आपके पिता थे पहले मजदूरी करते थे, फिर उन्होंने अपना कोई काम धंधा शुरू किया, शायद लकड़ी का व्यवसाय शुरू किया, और उसके बाद में वो गांव के सरपंच बन गए। तो कैसी परवरिश रही आपकी बचपन में? क्या खास बातें थीं आपकी? कैसा परिवार था? कैसा संघर्ष था? इन सब बातों के बारे में राजस्थान जानना चाहता है। देखिए, एक परिवार जो मेरा जिस प्रकार का था कि हमने तो संघर्ष किया, वो कुछ किया होगा, लेकिन मेरे पिताजी ने जो संघर्ष किया वो आज मैं कई बार कहता भी हूँ कि मेरे घर के सामने आज जो हाईवे बन गया, पहले वो सड़क थी, और जब वो सड़क बन रही थी तो उस पर मिट्टी डालने का काम मेरे पिताजी करते थे। और मेरे पिताजी 5 किलोमीटर दूर पैदल मजदूरी करने जाते थे
और उस समय 50 पैसे मजदूरी होती थी पूरे दिन की? पूरे दिन की। और जब वो जाते थे तो रेलवे लाइन के साथ कोयले इकट्ठे करके लेके जाते थे, उससे उनका लंच होता था। और जब वो वापस आते थे तो रेलवे लाइन के साथ से सूखी लकड़ियाँ वो बिन के लेके आते थे ताकि माँ शाम को खाना बना सके। इन परिस्थितियों के अंदर मेरे पिताजी ने संघर्ष किया और वो जब ये काम करते करते उसके बाद गांव के अंदर जो सड़क निकली उसमें मिट्टी डालने का काम कर रहे थे और वो मिट्टी डालते डालते उस समय सेना के अंदर भर्ती हो गए पिताजी। और पिताजी सेना के अंदर गए और 65 की और 71 की उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के अंदर रहे। और जब सन 76 के अंदर लड़ाई के बाद में लोगों को कंपलसरी रिटायरमेंट दे रहे थे, घर दे रहे थे, घर भेज रहे थे, तो मेरे चाचा जी को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया था। अच्छा, आपके चाचा जी आर्मी में थे? मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ, हमारा पूरा परिवार, कर्नल, सूबेदार, मेजर, क्या बात कर रहे हैं? कैप्टन, सब। अच्छा, बताइए थोड़ा सा, जैसे आपके दादाजी दादाजी तो एक आम इंसान ही थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने भी काम शुरू किया था चूने का, लेकिन वो बहुत कम उम्र के अंदर वो चले गए थे। अच्छा। तो फिर परिवार पे पूरा कर्जा हो गया फिर था। आपके जो पिताजी थे और आपके ये सारे हमारा एक पूरा परिवार है जिसमें एक ही दादा के काफ़ी हम पूरे परिवार के लोग कितने हैं, भाई 10 हैं घर आपके हैं। पिताजी? मेरे पिताजी 4 भाई थे, जिनमें 2 सेना के अंदर थे, 2 वैसे ठेके पे थे। ठीक है। बाकी दूसरे दादा के 5 लड़के थे, उनमें से 3 सेना के अंदर थे, 2 एजुकेशन में थे, तीसरे के 1 था वो सेना में था। और हमारे जो चाचा ताऊ परिवार की लेगेसी आर्मी से रही है आपकी? सारे आर्मी से। आज भी 1-1 लाख रुपए की पेंशन है हमारे चाचा जी की। अरे गजब। तो बहुत जो है संघर्ष किया है, सारी लड़ाइयाँ लड़े हैं। आज वो सभी लोग कोई 70 से ऊपर का है। हमारे 2 चाचा तो ये बात तो राजस्थान को 90 पता ही के नहीं कि आप आसपास तो है। इतने बड़े सैनिक परिवार से आते हैं, टीकाराम जूली। पूरा पूरा आपने परिवार। कभी इस बात को हमारा mention गांव नहीं? पूरा गांव में इतने सैनिक हैं, अच्छा। बहुत हमारे गांव के अंदर, आर्मी के इस अंदर बात को आपने लोग कभी हैं। मेंशन ही नहीं किया है कि आप इतने बड़े सैनिक परिवार से हैं, आपके परिवार से कभी कोई पूछे तो हम बताएंगे, अब कोई पूछता नहीं तो हम बताते हैं। कोई देखे तो मैं भी अपने दिल के दर्द दिखाऊं। चलिए, आज आपके दिल के दर्द जान लेंगे। तो आपके फादर उसके बाद में सेना से रिटायर्ड हो गए? तो हमारे अंकल को भेज रहे थे, तो पिताजी ने अंकल की कंपलसरी रिटायरमेंट तो रुकवाई कि ये मेरा भाई जो है ये इसको तो आप रखिए और मेरी पेंशन का जो है वो हो जाएगा, आप तो मेरा कंपलसरी रिटायरमेंट दे दीजिए। तो पिताजी जो है वहाँ से आगे। सेना के अंदर भी लोगों ने उनको बहुत रोकना चाहा। अच्छा। जो उस समय सेना के इंचार्ज थे उन लोगों ने कि आप यहीं रहिए ठेकेदार जी, लेखराम जी, और आप काम कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो गांव में ही जाऊंगा। उसके बाद पिताजी गांव आ गए। गांव में आके उन्होंने बिजनेस शुरू किया, सब्जी का शुरू किया, सब्जी की दुकान की उन्होंने। तो हमारे नज़दीक नारनौल शहर है, वहाँ से सब्जियाँ लाते थे, फिर बेचते थे, फिर बची हुई मोहल्ले में ही बांट देते थे। वो कभी उनका पैसे के पीछे उनका कभी मोह रहा ही नहीं, कमाने पे कभी उनका कोई ध्यान ही नहीं था। वो ऊपर वाला सीधा था कि 2 पैसे बच गए तो बच गए। ठीक बात है। तो इस दिशा में उन्होंने काम करते हुए फिर लकड़ी का काम शुरू किया। और क्योंकि सेना के अंदर थे तो फिर ठेके लेके सेना में लकड़ी पहुंचाने का काम उन्होंने किया। और उसके बाद फिर स्टोन की लाइन के अंदर वो आए, क्योंकि जहाँ जिनसे लकड़ी का बिजनेस था उन्हीं से पत्थर का बिजनेस वहाँ एक्सपोर्ट होता था। वो हमारे यहीं लोकल से लिया जाता था पत्थर, और फिर उसको एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। तो धीरे 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 उन्होंने बहुत संघर्ष के साथ एक्सपोर्ट का काम दिल्ली से शुरू किया। अच्छा काम जम गया? अच्छा काम जम गया, बहुत अच्छा जम गया। और संघर्ष की दास्तान ये भी है कि वो हमेशा, अब क्योंकि पेमेंट के सिलसिले में या काम के सिलसिले में दिल्ली जाते थे, बसों में भीड़ रहती थी। तो दिल्ली से लेकर गांव तक 3 घंटे का रास्ता होता था बस के अंदर। वो खड़े ही आते थे, सीट नहीं मिलती थी, इतनी हालत रहती थी उस समय। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हम जब पैदा हुए तो उस समय पिताजी ने सारी सुख सुविधाएं हमारे लिए कर दी। हमें कभी बस में ही बैठने का मौका नहीं मिला, कभी परेशान होने का मौका नहीं मिला। तो उन्होंने पूरा जो है अपना जीवन जो है, और उनका हमेशा समाज सेवा के अंदर भी पिताजी का बहुत, किसी गरीब की शादी है, किसी और
किसी गरीब को कोई मदद है, गांव में किसी प्रकार की गांव वालों मदद ने है, सरपंच बना दिया उनको। गांव वालों ने सरपंच बनाया, गांव में मंदिर बनाने की बात थी, सब लोगों ने मिलकर गांव के अंदर मंदिर बनाया। पिताजी उस समय बहुत एक्टिव थे, तो भैरव सिंह जी शेखावत को जो है गांव में लेके आए वो, अच्छा। स्कूल कर्मोन्नत ये कराने कब के की बात लिए। है? ये होगी मेरे हिसाब से जब वो सीएम थे उस समय की बात है। अच्छा, सीएम तो 77 में बन गए थे वो। ये नहीं, 92 ये 98 से पहले की बात है। 93 में शायद, 93 से 98 भैरव सिंह थे। सीएम थे। उस समय भैरव सिंह जी दो बार, एक बार मेरे गांव में आए, अच्छा। एक बार मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर आए। अच्छा। वहाँ भी स्कूल का उद्घाटन था, प्रतापपुर, जहाँ मैंने 12वीं की है। वहाँ भी भैरव सिंह जी आप आए थे। स्टूडेंट थे उस वक्त? मैं स्टूडेंट था वहाँ। अब 12वीं क्लास में पढ़ते थे? हाँ, और भैरव सिंह जी तो जब उपराष्ट्रपति बने उस समय भी मेरे घर पे आए हुए हैं, मेरी फैक्ट्री आए हुए हैं, क्योंकि मेरा मकान जो है सड़क पे ही था, उधर से उनको निकलना था। अच्छा। और उस समय सुजान सिंह जी यादव जो वहाँ से पहले बहरोड से कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे हैं, उनके भैरव सिंह जी से बहुत अच्छे संबंध थे। तो चाय के लिए भैरव सिंह जी मेरे घर पे रुके थे। आपके घर आए हुए हैं जी। एक मुझे बहुत कमाल की बात पता चली कि आपके गांव काठुवास कोई जाएगा और वहाँ बुजुर्गों से पूछेगा कि टीकाराम का घर कौन सा है, तो वो नहीं पहचानते, और पूछ रहे कि जूली का घर कौन सा है, कि जूली का घर ये है। तो गांव वालों ने आपको ये नाम दिया, मुझे लगता था कि ये सरनेम है आपका, कि बचपन से आपको जूली 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 गांव में कहते थे और वहीं से फिर ये सरनेम चल निकला। ये कितनी सच्चाई है इस पूरी कहानी में? देखिए, जूली मेरा नाम था। अच्छा। टीकाराम ओनली स्कूल का नाम था। मेरे गांव में कोई नहीं जानता होगा टीकाराम कौन है। हाँ, मतलब वही बात। आज तो क्योंकि मेरे साथ पढ़ने वाला अगर कोई बच्चा भी मेरी माँ से भी पूछने आ जाए ना हाँ, कि अम्मा टीकाराम है क्या घर, तो वो मना कर देगी, भाई हमारे वो टीकाराम नाम नहीं से है। जानती नहीं है। और सब जूली जानते थे। और चूंकि सब जूली के नाम से मुझे जानते थे, तो जब पहली बार मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो मैंने जो मेरा पर्चा छपवाया, पेम्पलेट, उसमें टीकाराम उर्फ जूली लिखवा के मैंने लोग समझ अपना प्रचार किया। तो ये जूली जो है, गांव वाले बड़े प्यार से इस नाम को बोलते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। अब तो हालांकि टीकाराम के नाम से सब लोग जानने लगे, लेकिन जूली के नाम से ही आज भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओगे तो हर बच्चा जैसे मेरे को देखता है कहेगा जूली आ गई, जूली जूली आ गई। तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। उसके बाद में आपने हाई स्कूल गांव से किया? मैंने 8वीं तक, क्योंकि मेरे गांव में 8वीं तक का स्कूल था, तो मैंने 8वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव में की। फिर 9वीं से लेकर 12वीं तक मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर पे प्रतापपुर 12वीं का स्कूल था, वहाँ मैंने 12वीं की। पढ़ने लिखने में कैसे थे आप शुरू से? मैं ठीक ठाक था। अच्छा। फर्स्ट कमज़ोर भी नहीं था, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था, और पढ़ाई सिर्फ इतनी करना चाहता था कि पास हो जाऊँ। पास होना है। पहले इच्छा थी कि मैं बड़ा अफसर बनूं या, लेकिन बाद में मैंने ये बिजनेस की ही दिमाग में मेरे थी कि मेरे को पिताजी का बिजनेस संभालना है। तो फिर उसके बाद में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था, उतना ही पढ़ता था कि पास हो जाऊं। 12th के बाद में आप गए रेवाड़ी? फिर रेवाड़ी अहिर कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन की। और उसके बाद में लॉ किया आपने? लॉ मैंने एमएलए बनने के बाद जो है, और एक कमाल की बात है, उसमें मैंने एडमिशन लिया था। फिर मैं एमएलए नहीं रहा, तो फिर मैंने अच्छे से उसको। कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताइए जूली साहब, क्योंकि आपके अंदर जो व्यक्तित्व दिखता है ना, आप जितने कूल रहते हैं, शेरो शायरी करते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारी परवरिश है आपकी कॉलेज टाइम से, क्योंकि हमारे बिगड़ने और सुधरने की जो शुरुआत होती है ना जवानी की दुनिया में, वो होती है कॉलेज से। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभार कि आप इतने लाजवाब आदमी हैं कि कभी ना कभी आपको मोहब्बत जरूर हुई होगी कॉलेज के दिनों में। नहीं ऐसा नहीं है। ये मोहब्बत ये वो तो ये सब यूं ही चलता रहता है। पॉलिटिशियंस बताते नहीं हैं। मेरे सारी चीजें जो है ना बहुत जल्दी शुरू हो गई। जो बिगड़ने का काम कॉलेज में होता है वो स्कूल में हो गया। अच्छा, स्कूल में बिगड़ लिए थे आप? मैं जो है फिल्में देखने का मेरे को शौक लग गया, तो मैं क्लासेज से बंच मार के जो है फिल्म देखने जाते थे बहरोड अटेली के अंदर। अटेली तो 12 किलोमीटर पड़ता है वो, तो साइकिल से ही जाते थे। लेकिन वो खुमार भी बहुत ही जल्दी जो है उतर गया। टीचर्स बड़े नाराज हुए, मुझे बड़ा वो देखते थे, घर वालों ने भी कि ये आदतें ठीक नहीं है। तो उसके बाद मैं वापस उसमें
स्कूल में ही बिगड़ लिए थे आप? स्कूल में वो फिल्मों में बिगड़ गए, लेकिन ये जरूर है कि जब 19 साल में तो शादी हो गई थी, अच्छा, पहले ही शादी हो गई थी? 18 साल के ने बिजनेस संभाल लिया था, तो फिर कभी जो है लाइन एक मिल गई थी, तो कोई और ज़्यादा बिगड़ने को मौका दूसरी नहीं लाइन मिला। में जाने का कभी कोई घर में कंट्रोल आ गया। हाँ। शायद इसीलिए घर वालों ने शादी जल्दी करवा दी आपकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरी मदर जो है वो एक्सपायर हो गई थी, अच्छा। तो इस वजह से जल्दी शादी मेरी हुई थी। ये घटना कब हुई आपके साथ? आप अफसर बनना चाहते थे और उसके बाद में एक गलत मेडिकल ट्रीटमेंट। ये मैं 1 साल का था, मेरा बर्थडे था। अच्छा। मेरा बर्थडे था पहला, तो चूँकि उस बर्थडे की शाम को पार्टी वार्टी रही होगी, तो थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो बुखार हो गया। अगले दिन पिताजी मुझे रेवाड़ी के अंदर लेके गए डॉक्टर को दिखाने, और डॉक्टर ने जो है बुखार के अंदर ही इंजेक्शन लगा दिया। अच्छा। अब वो इंजेक्शन लगाने की वजह से अब जैसे मैं घर पे आया और सुला दिया, बुखार भी ठीक हो गया, अब मैं चलूँ तो गिर जाऊँ, क्योंकि मैं पैर चल गया था। तो तब घर वालों ने देखा कि भाई बच्चा गिर क्यों रहा है, खड़ा क्यों नहीं हुआ जा रहा, तो तब देखा तो एक पैर एकदम ही काम ही नहीं कर रहा था। तो उसके बाद मेरा खूब इलाज कराया उन्होंने, घर वालों ने सब जगह दिखाया। तो पिताजी कहते हैं कि इसमें लगभग 75% ठीक हो गया था। अच्छा। लेकिन जो दवाइयाँ थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी और मुझे चक्कर आने लग गए थे, तो तब उन्होंने वो दवाइयाँ बंद कर दी। और वो कहते थे भाई, हम ये कह रहे थे कि भाई पैर में कोई कमी है जब तो बेटे को दिखा लेंगे, अगर दिमाग से ही कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बोल उसके बाद उन्होंने वो दवाइयाँ बंद कर दी। तो बचपन से ही तकदीर ने आपके साथ एक बड़ा खेल कर दिया, जो कि ये तो देखो ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा करता है, मैं तो ये समझता हूँ। इसमें भी कुछ अच्छा ही रही होंगी, किसी कारण से किया होगा, डेस्टिनी कहीं और कहीं लेके जाना चाहती होगी, जो भी है ऊपर वाला कभी कोई गलत नहीं। लेकिन उसके बावजूद आप एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा दिखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ में उसी रफ्तार, उसी जुनून के साथ में टीकाराम जूली चलते हुए दिखते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हुए दिखते हैं। कैसे अपने आप को फिट रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा सुबह जल्दी उठने का, सुबह जिम करने का या वॉक करने का, ये मेरी पहले से आदत रही है। भारत जोड़ो यात्रा का जो अनुभव है मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन अनुभव है, क्योंकि उस समय मेरे पैर के अंदर भी जो एक छाला हो गया था, आटन बोलते हैं हमारी देसी भाषा में। भारत जोड़ो यात्रा में? यात्रा से पहले ही, क्योंकि आटन एक दिन में नहीं बनता, वो तो कई सालों से ऐसे हो जाता है। उस समय वो एकदम पीक पे था। अच्छा। अब वो उसका इलाज करवाऊं तो कम से कम मेरे को 15 दिन तक रेस्ट करना पड़े। उन सब के बावजूद भी जो है मैंने कहा इसका इलाज इसके बाद ही करवाऊंगा, और मैं उसके साथ चला। हालांकि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ पैर में आटन है, क्योंकि राहुल गांधी जी जैसा सानिध्य मिल जाए तो आदमी के खुद के दुख दर्द तो खत्म ही हो जाते हैं। अच्छा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव था कि मेरा नेता मेरे ज़िले के अंदर आ रहा है और भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहा है, जो कि जिसका उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाने का है, लोगों की से मिलने का है, डायरेक्ट उनके टच में आने का है। बड़ा प्रोग्राम हुआ था। इससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता था। तो उनकी बड़ी जनसभा भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर थी। सबसे बड़ी जनसभा सबसे बड़ी राजस्थान क्या, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी होगी। राजस्थान की तो वही थी, हर स्टेट में एक जनसभा थी। तो हमारी जो जनसभा थी, मैं समझता हूँ एक से बढ़ के एक। तो हमारे मालाखेड़ा के अंदर ऐतिहासिक पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी बड़ी जनसभा हुई क्या थी। क्या बात हुई आपकी चलते वक्त राहुल गांधी जी से? आपने बताया नहीं कि मेरे छाला हो रहा है, लेकिन उसके बाद नहीं, भी छाले की तो मैंने कोई आज पहली बार ही आपके सामने कह रहा हूँ, मैंने कभी कोई चर्चा नहीं हुई। राहुल जी ने पैर का पूछा कि आपके कैसे हुआ, ये उन्होंने पूछा। राजनीति में कैसे आए ये पूछा, और क्या चल रहा है ये पूछा। काफ़ी बातें हुई। 17 किलोमीटर तक राहुल जी के साथ चलने का मौका मिला। 17 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती एक जगह मैं गिर भी गया था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो राहुल जी ने खुद मेरे को उठाया और उन्होंने कहा आप ठीक है, आप चल सकते हैं, चलिए, नहीं तो आप रुक जाइए। मैंने कहा नहीं, मैं चलूँगा, ऐसा मौका नहीं मिल सकता। बहुत बड़ी बात है। मैं चला। और हमारे साथ इंसिडेंट भी ऐसा हो गया, क्योंकि यात्रा जो है 2 चरणों में होती थी। हाँ।
11 किलोमीटर सुबह, 10 किलोमीटर शाम को। हमें 11 किलोमीटर पे रुकना था, पर पता नहीं क्या हुआ, कोई टेक्निकल उनके जो साथ चलती थी टीम वही सेट करती थी कि वहाँ से हमें गाड़ी में जाना था अच्छा। नाश्ते तक, और वहाँ से फिर यात्रा शुरू होनी थी। तो वो कहीं चूक हो गई और हमें जो है पूरा 17 किलोमीटर ही बताओ। एक साथ चलना पड़ा। और राहुल जी की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट बहुत है, तेज चल रहे थे वो। और बीच में लोगों से मिलते थे, नज़र भी उनकी रहती थी, जिसको मर्जी देख लेते थे। कोई मिलना चाहता है, कोई किस प्रकार, बच्ची मेरे क्षेत्र की मिलना चाहती थी, वो उन्होंने मिले उनसे। और अलवर में तो खूब उन्होंने टाइम दिया, जिनसे हमने कहा कि साहब इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, बच्चे या एथलेटिक्स के बच्चे या सांस्कृतिक प्रोग्रामों के बच्चे, सबसे मिलते हुए गए। तो ऐतिहासिक था तो ये। अब बात होती है आपकी राहुल गांधी से, फोन करते हैं वो राहुल आप? जी से फ़ोन तो नहीं, वैसे मिलते हैं जब भी बात होती है। राहुल जी ने अभी अहमदाबाद अधिवेशन में भी आपको एड्रेस किया सबके सामने? एड्रेस किया। उससे पहले भी सुबह मेरी नमस्ते उनसे हुई। तो राहुल जी बहुत ही जो है, ऐसा इंसान कोई हो नहीं सकता जिसके अंदर इतना अधिक मादा है। इस आज जिस परिस्थितियों के अंदर वो लड़ रहे हैं, दूसरा होता तो सरेंडर हो जाता, लेकिन राहुल जी के दिल के अंदर एक न्याय है, एक पीड़ा है, ये देश के लिए एक उनके, मैं समझता हूँ धर्म है उनके लिए, मैं मेरे देश को कैसे आगे लेके जाऊँ। ऐसी सोच वाला इंसान, यानी इतनी सारी खूबियाँ एक इंसान में हो सके, वो राहुल जी के अंदर हैं। और वो चूँकि कई बार क्या होता है कि अच्छे लोगों को भी संघर्ष करना पड़ता है, और क्योंकि अब पब्लिक ने जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी को नज़दीक से देखा, क्योंकि उनकी एक छवि जो एक अलग बीजेपी तरह ने की बना छवि रखी राहुल थी, गांधी की बनी है। वो छवि सब क्लियर हुई। और आज भी हम देख रहे हैं कि राहुल जी ने जो जो भविष्यवाणियाँ की, जो जो अंदाजे उन्होंने बताए थे, आज वो सब सच साबित हो रहे हैं। तो ऐसे समय में बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, और उनसे जब मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, या वो नज़रें भी उनसे मिल जाती हैं, तो मैं समझता हूँ एक अलग ही फील, एनर्जी आ जाती है एनर्जी आपको। आती है। अभी बर्थडे पे मुझे मिलने का मौका मिला, राहुल जी के बर्थडे राहुल पे? जी के, अच्छा। और उन्होंने मेरे हाथ से जन्मदिन का जो लड्डू खाया, तो मैं तो अपने आप में अभिभूत। खुश हो गए आप? कब मिले आप, सबसे पहले कब मिले राहुल जी से? सबसे पहले तो मैं मिला था जब मैं विधायक था, उस समय पहली बार विधायक बने? पहली बार जब मैं था, तब राहुल जी ने स्वयं ही मुझे बुलाया था, अच्छा। और दिल्ली के अंदर हम मिले थे राहुल जी से सबसे पहले। ठीक बात है। आप सबसे पहले तो बने आप जिला परिषद के सदस्य, तब गांव के लोगों को पता चला कि आपका नाम टीकाराम है, आपने लिखवाया टीकाराम उर्फ झूली। तब लोगों को कि वही लड़का चुनाव लड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा यंग थे उस वक्त, और तभी आपको मैं 24 साल का ही था। 24 साल के थे आप, और कांग्रेस का आपको जिला अध्यक्ष भी बना दिया। और उसके बाद में किस्मत ऐसी थी कि तुरंत आपको टिकट भी मिल गया। पहले चुनाव के बारे में बताइए, कैसे आपको टिकट मिला, किसने आपकी पैरवी की, और कैसा चुनाव था वो? देखिए, सबसे पहले जब मैं 2008 का जो चुनाव था, जब मैं हमारे भंवर जितेंद्र सिंह जी अलवर से, हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, और जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मेरी पैरवी की, और सब लोग मेरे पक्ष में थे। सब लोगों ने सपोर्ट किया, और मैं चुनाव लड़ा। और चूंकि मैं एकदम नया था, मुझे राजनीति के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरे यार दोस्त मित्र जो है वो सब लग रहे थे, सब लोग मिलकर लग गए, तो चुनाव जीत गए और एमएलए बन गए। तो एमएलए बनने के बाद में जनता की खूब सेवा की, खूब काम किया, लेकिन एक इशू वहाँ पे इस प्रकार का पैदा हो गया था मंडी इलेक्शन का, जिसकी वजह से मुझे हार का मुँह भी देखना पड़ा। और वापस जब मैं ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, तो जनता ने फिर मेरे को उससे ज़्यादा वोटों से, जितने वोटों से मैं हारा था उतने वोटों से फिर वापस जिताया। मैं 26.5 से हारा था, 26.5 से ही जिताया, और अब की बार तो और 1000 वोट ज़्यादा, 27.5 से प्लस जिताया। वोट ले आए हैं इस बार तो आप जी। इस बार तो कमाल ही कर दिया आपने। बहुत कम नेताओं को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। ये मेरे इलाके के जो लोग हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत ही सीधे और भोले लोग हैं, जो एक बार गुमराह हो गए थे, लेकिन उन्होंने काम को देखा, मेरे व्यवहार को देखा। क्योंकि आज भी अगर अपन बात करें तो एक व्यक्ति वोट पंच को भी डालता है, वो सरपंच को भी डालता है, वो पंचायत समिति सदस्य को भी डालता है, वो पार्षद को भी डालता है,
इन्हीं में से प्रधान और जिला प्रमुख बनते हैं और विधायक और एमपी को भी डालता है। जिम्मेदारी सब लोगों की अपने अपने स्तर पे बटी हुई है, लेकिन अगर ये सब लोग भी उस हिसाब से, जब मैं अब कई बार बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि तुलना करना, वोट एक विधायक का ही नहीं डाल रहे हो आप, इतने वोट भी डाल रहे हो और 75 साल से डाल रहे हो विधायक को भी आपने, तो मैंने कहा कौन इतना आया, किसने इतना काम कराया, कौन जनता के बीच में रहता है। तो ये सब लोग अब समझदार हो गए, पहले वाली बात नहीं है, और सब ये चीज़ समझते भी हैं कौन क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। और मुझे तो बहुत मॉरल सपोर्ट अब भी देते हैं, क्योंकि अब मैं पहले जितना टाइम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दे पाता, तो खुद कहते हैं चला के कि हमें पता है साहब आप बिजी रहते हैं, जितना आप आ सकें, जितना समय हमें दे सके आप दे दीजिए, बाकी हम अपने हिसाब से इलाके के अंदर रहेंगे। जूली साहब, आपने बहुत बार इस बात को कहा है कि भंवर जितेंद्र सिंह ने आपको पॉलिटिक्स में एक्सपोजर दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, और खुले मन से आप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। आप दलित समुदाय से आने वाले राजस्थान के पहले नेता प्रतिपक्ष हैं। इससे पहले दलित समुदाय का कोई भी व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन राजस्थान में नहीं बना। आपकी कहानी मुझे कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी लगती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से मेधावी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत होनहार थे। बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें स्कॉलरशिप दी, उन्हें संबल दिया, और डॉक्टर अंबेडकर उसके बाद में विदेश पढ़ने गए, खूब पढ़े लिखे, देश का संविधान लिखा। इसी तरह से एक दलित परिवार से, दलित समुदाय से आने वाले टीकाराम जूली को राजनीति में संबल दिया, राजनीति में प्लेटफॉर्म दिया अलवर के महाराजा भंवर जितेंद्र सिंह ने। तो कैसे देखते हैं आप इस घटना को? बड़ी मिलीजुली सी घटना है। देखिए, अंबेडकर जी की मेरे से तुलना, तो मैं तो उनके धूल के बराबर, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उनको भी महाराज साहब ने मदद की, मेरे को भी महाराज साहब ने मदद की। बाकी मैं समझता हूँ भंवर जितेंद्र सिंह जी का हमेशा से मुझे जो है सानिध्य मिला है, और आज भी वो पूरा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। और उनका ये भी है कि भाई जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं, और उन्होंने अलवर ही नहीं, राजस्थान में, देश में बहुत जगह हैं जो ऐसे एक्टिव जो काम करने वाले नौजवान युवा थे, उनको राजनीति में लेके आए, राजनीति के अंदर उनको लाने का मौका दिया। क्योंकि राहुल गांधी जी की भी ये सोच थी कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और युवा जब तक राजनीति में नहीं आएगा तब तक, क्योंकि हम पूरी दुनिया में सबसे युवा अगर कोई आबादी है तो हमारे देश की है, तो उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। और बात भी सही है, आज हमारे जितने भी निर्णय हैं राजनीति तय करती है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, पॉडकास्ट है, इस पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, हमारा कैमरा किस रेट का आएगा, उस पे टैक्स लगाना है नहीं लगाना है, क्या क्या छूट देनी है, टैक्स लगा, सब चीज़ें वो राजनीति तय करती है। तो फिर हम राजनीति के भागीदार क्यों नहीं बने? ठीक बात है। बच्चों की क्या एजुकेशन होगी, किस दिशा में जाएंगे, क्या नौकरियां निकलेंगी नहीं निकलेंगी, क्या डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, तो राजनीति तय कर रही है। और हम ये कहते हैं नहीं नहीं बच्चों को, युवाओं को जो है राजनीति में नहीं जाना चाहिए, तो वो बात गलत थी। तो इसके लिए राहुल जी ने हमेशा एक लाइन रखी, और भंवर साहब उस लाइन पे रहे। और आप बहुत युवा थे तभी भंवर जितेंद्र सिंह ने आपको पहचान लिया था, आपकी प्रतिभा को पहचान जी, मेरे जिला प्रमुख का जो काम था उन्होंने देखा था, और उन्होंने आपको नेता प्रतिपक्ष बनवाने के लिए भी भंवर जितेंद्र सिंह की बहुत मजबूत पैरवी थी। देखिए, सभी लोगों की मैं ये कहना चाहूँगा, राजस्थान के हमारे सभी नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी हैं, गहलोत साहब हैं, पायलट साहब हैं, भंवर साहब हैं, अन्य सभी हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे प्रभारी रंधावा जी हैं, सब लोगों ने मिलके इस चीज़ का किया। क्योंकि मैंने तो कोई लॉबिंग नहीं की, मेरे को तो कोई पता भी नहीं था, मैंने तो कोई प्लानिंग भी नहीं थी, लेकिन सब लोगों ने, आला कमान ने, राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, सब लोगों की जो सोच थी उसके आधार। नहीं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, मैं तो खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस के 2-3 नेताओं से आपके नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मिला। सारे लोग आपको पसंद बहुत करते हैं, पता नहीं आपके व्यक्तित्व में क्या खूबी है। मुझे 2-3 यूथ लीडर ने बताया कि हम जूली साहब को बहुत ध्यान से सुनते हैं, जूली साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी डीप स्टडी होती है। तो आप सबकी पसंद बने हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सियासत में होता क्या है कि इनसिक्योरिटी होती है दूसरे नेताओं से, एक पार्टी के अंदर भी एक कंपटीशन चलता है, आपके साथ वो चीज़ नहीं है। देखिए, मैंने कभी भी, क्योंकि
मैं इस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ कंपटीशन करूँ। मैं आज जहाँ हूँ, मुझे मेरी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, मेरे नेताओं ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं राजनीति के अंदर न मैं नाम कमाने के लिए आया हूँ, न मैं पैसा कमाने के लिए आया हूँ। राजनीति के अंदर मैंने सिर्फ ये समझा है कि ऊपर वाले ने मुझे भेजा है कि मैं लोगों की मदद करूँ। ठीक बात है। पार्टी ने मुझे कर्तव्य दिया है कि आपको संगठन के लिए, पार्टी के लिए ये काम करना है, और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। मेरा कोई किसी भी प्रकार का, न किसी से मेरा कंपटीशन है, न मेरा कोई किसी सीट को लेकर कोई मेरे दिमाग में है, न किसी भी प्रकार का। और आज तक मैंने तो 2 रोटी मिल गई तो 2 खा ली, 1 मिल गई तो 1 खा ली। अब कभी कोई किसी प्रकार का ये नहीं है कि मेरे को तो तरह तरह के व्यंजन मिले, वो कोई दिमाग में नहीं है। अब मुझे बहुत बड़ा मौका पार्टी ने दिया है, बहुत बड़ा जो है ओहदा मेरी जनता ने दिया है, सब लोगों का आशीर्वाद रहा है, सब लोगों ने जिम्मेदारी दी है, तो मैं वो जिम्मेदारी निभाऊं। और आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मेरी स्पीच का वो ये, चूँकि जब मैं पहली बार बोला तो मैं बड़ी पेशोपेश में था। अच्छा। कि आज मैं जिस पद पे मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं जिस पद पे भी सबसे कम उम्र का ही मैं रहा हूँ। बहुत हाँ, पहले बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, बहुत सीनियर लोग रहे हैं। तन सिंह जी कुछ समय के लिए रहे थे, कुछ दिन के लिए, जो मेरे से कम उम्र के थे। अच्छा। बाकी आज तक जिस पद पे भैरव सिंह जी शेखावत रहे हो, वसुंधरा जी रही हो, मदरेना साहब रहे हो, ऐसे सीनियर लोग रहे हो, कटारिया जी हैं, राजेंद्र राठौड़, तो ऐसे पद पे मैं अपने आप को देख रहा था कि मैं उस जगह अपने आप को कैसे स्थापित कर पाऊंगा। तो मैंने पूरा स्टडी किया, इन सब लोगों को भी स्टडी किया। अच्छा। सब लोगों को मैंने, जितने भी भैरव सिंह जी के बाद से जितने भी लोग थे, सब लोगों को मैंने पढ़ा, वो क्या बोलते थे, क्या उनका वे ऑफ टॉकिंग रहता था, तो वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, उनकी मैंने स्टडी की। और फिर नए ज़माने के भी जो नेता प्रतिपक्ष थे, चाहे वो यादव साहब अपने उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी हैं, या तेजस्वी यादव जी हैं, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं हरियाणा में, क्या बोलते हैं आज इस समय के जो विपक्ष के नेता हैं, और फिर पब्लिक भी क्या चाहती है विपक्ष के नेताओं, उन सारी चीज़ों को मैंने स्टडी किया। और उसके बाद मैंने अपनी बात को रखा, उसे बहुत पसंद किया गया, उसे लोगों ने पसंद किया। उसके बाद और जिम्मेदारी आ गई कि अब उससे बेटर परफॉर्म करना है। उससे बेटर मैं क्या करूं। मैंने तो मेरा जो सबसे बेस्ट था वो मैंने कर दिया। नहीं, लेकिन आप तो बेस्ट से बेस्ट करते जा रहे हैं। और उसके बाद अब चूंकि उतनी अब जो अप्रिशिएट करते हैं, या जो आज कई जगह लोग कहते हैं आप अच्छा बोलते हैं, तो फिर मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अब इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे आगे ही जाना चाहिए। अब उसके लिए मैं लगातार स्टडी करता रहता हूँ, नए नए इश्यूज लेके आता हूँ, मेहनत करता हूँ, ताकि, क्योंकि देखिए शासन प्रशासन ये सब चीज़ सब सत्ता के साथ रहती है, लेकिन इन सबके साथ विपक्ष को भी एक संविधान के अंदर दर्जा दिया गया है। ठीक बात है। और काम करना तो सरकार के हाथ में है। जनता का प्रतिनिधि तो असल में लीडर ऑफ अपोजिशन ही होता है। तो ये जो विपक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, उसको तो मैं ईमानदारी से निभाऊं। सच्चे मायनों में असल में आप ही राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि जो जनता है वो भी स्थापित विपक्ष होती है। जनता का काम है सरकार के कार्यों की समीक्षा करना, और वो काम आप हाउस में बैठकर करते हैं। तो आप तो ये मान के चलिए कि राजस्थान की 9 करोड़ जनता ने आपको वहाँ बिठाया है। जी, यही मान के चलता हूँ, और यही है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग जब मुझसे उम्मीद करते हैं कि हमारे मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए, अब वो मेरी कोशिश रहती है कि उसको किस तरीके से मैं उठाऊं, ताकि वो जो जनता की आवाज़ है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाए और उसको सरकार सुने। क्योंकि काफ़ी समय से ये ऐसा लगने लगा है कि अब कि सरकार ये सोचती है कि विपक्ष वाले कह रहे हैं तो इसका श्रेय जो है विपक्ष लेके जाएगा। ये नहीं है। आज हम कह रहे हैं, हमारे कहने से आप कोई काम कर दोगे, जब भी किया तो आपने ही है। ठीक बात है। तो हम तो एक वो कहावत है कि निंदक नियरे राखी, तो अगर निंदक नियरे है आपकी जो संविधान के अंदर विपक्ष को जो भूमिका दी गई है, वो इसलिए तो दी गई है कि सत्ता पक्ष जो है वो मदमस्त हाथी होकर नहीं चले। ठीक बात है।
वो निरंकुश नहीं हो जाए। ये नहीं हो जाए कि जो मर्जी वो करेगा वही होगा। उस पर लगाम लगाने उस का पे काम। लगाम लगाने के लिए, उसकी कमियां उजागर करने के लिए विपक्ष को भूमिका दी गई है। तो हम जो भूमिका निभा रहे हैं वो कोई हमारे लिए नहीं निभा रहे हैं, वो राजस्थान की जनता के लिए निभा रहे हैं और इस सरकार के लोगों के लिए निभा रहे हैं कि ये निरंकुश नहीं हो, ये जनता की भलाई के काम करें। तो इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। आपके सामने एक और चैलेंज है, क्योंकि आपसे जस्ट पहले नेता प्रतिपक्ष रहे हैं राजेंद्र राठौड़, और राजेंद्र राठौड़ की जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल प्रोफाइल बनी है वो बतौर नेता प्रतिपक्ष बनी है, और उनका जो मैसेज इतना साउंड गया, लोग कहते हैं कि उन्हें तो विधानसभा के पूरे नियम याद हैं, और आपकी सरकार की खूब आलोचना की उन्होंने विधानसभा में, और उनकी गजब की परफॉर्मेंस थी बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अब उस लेवल की आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। राजेंद्र राठौड़ की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, आपकी सरकार को जिस तरह से उन्होंने घेरा, जिस तरह से उनको नियम याद हैं, संसदीय राजनीति को वो समझते हैं, तो पढ़ने लिखने का चैलेंज है आपके पास। कितना पढ़ते हैं आप इन देखिए, दिनों? मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे समय इतना नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी जितना समय मिलता है मैं पढ़ता हूँ। और चूंकि राजेंद्र राठौड़ जी तो बहुत ही जो है पुराने, वो 7-8 बार के एमएलए हो गए थे। मैं तो अभी नया हूँ, उनके मुकाबले तो कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि उनके सामने चैलेंज ये था कि जो हमारी सरकार थी वो, उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं थी हमारी सरकार की। हमारी सरकारों ने खूब अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई, ऐसे अभियान चलाए जो लोगों को फायदा मिले। तो उनके पास बहुत लिमिटेड हथियार थे कि वो सरकार पे हमला बोलें। अच्छा। लेकिन आज ये जो सरकार है, इस पे तो हमले ही इतने हम कर सकते हैं कि ये सरकार जो है, क्योंकि ऐसा ही नहीं लग रहा कि सरकार चला कौन रहा है, किसको टारगेट किसको करें, किसको कहें, कौन कर पाता है। तो वो स्थिति है। तो हर चीज़ का समय अलग अलग है। बाकी राठौड़ साहब तो राठौड़ साहब। बीजेपी वाले एक बात कहते हैं कि जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो टीकाराम जूली का स्पेस खा रहे हैं और जूली साहब को बोलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये तो बीजेपी वालों के पास कुछ बोलने का नहीं है तो यही बोल दिया। उनकी तो ये प्लानिंग है। जबकि डोटासरा जी तो अब की बार तो सेशन में लास्ट में तो आए भी नहीं थे वो, जिन पे जिस प्रकार की टिप्पणी की गई थी। और चूंकि मेरा स्पेस मेरा अलग है, उनका स्पेस उनका अलग है। उनको मेनली उनका जो है विधानसभा के बाहर का काम है और मेरा विधानसभा के अंदर का काम है। आज भी जब विधानसभा नहीं चल रही तब भी मैं और डोटासरा जी साथ रह के अपनी बात कहते हैं। जब विधानसभा चलती है तब भी मैं और डोटासरा जी अपनी बात कहते हैं। तो विधानसभा में ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलूँगा। हमारे 66 एमएलए हैं, तो 66 एमएलए जो हैं उनका अपना टाइम, वो अपना, उनका भी, डोटासरा जी का भी टाइम, उसके अंदर गहलोत साहब का भी है, पायलट उनका साहब कहने का भी है। मतलब है कि वो ओवरटेक कर रहे हैं आपको नहीं हाउस नहीं, में। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ ये बनाते घूमते हैं कि कोई ना कोई मुद्दा बने। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्योंकि इनकी दाल गल नहीं रही कहीं भी, जी। इनको कहीं स्पेस मिल नहीं रहा, तब ये यूं ही कहते रहते हैं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जबकि मैं तो बीजेपी वालों से यही कहता हूं कि भाई आप अपनी परफॉर्मेंस की बात करो ना, हमारी क्यों चिंता कर रहे हो। भीतर की खबर तो है कि डोटासरा जी की और आपकी बहुत गहरी दोस्ती है। आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे मिलते हैं, साथ साथ चाय पीते हैं, अब क्या हो गया, तो आपके वीडियो आते हैं वो एक्सरसाइज करते हुए। हम खूब साथ रहते हैं, ऐसी कोई बात और कौन कौन है आपका दोस्त जिनके साथ सुबह की चाय पीते हैं? आपकी डोटासरा जी का और आपका तो बंगला पास पास है। नहीं, अब बंगले दूर दूर हो गए हमारे। वो अस्पताल रोड पे रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ। बाकी जब भी जो भी मिल जाता है, हमारी तो दोस्ती खूब अच्छी है, सब लोगों से है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई डिफरेंस है या कोई बात है, वो नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग बनावट की चीज़ें पैदा करते रहते हैं ताकि कोई ना कोई इश्यूज, क्योंकि कोई काम तो ऐसे कर नहीं रहे लोग कि सरकार की तारीफ कर दें। अब कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, तो फिर जूली को टारगेट कर दो या डोटासरा जी को कर दो, गहलोत साहब को कर दो, पायलट साहब को कर दो। वो डायलॉग आपने, वो जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर था जो आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेके, जो नरेगा वाला जो आपका स्टेटमेंट था, भजनलाल शर्मा सरपंचों से मिले और बता रहे थे कि नरेगा में उन्होंने खूब काम करवाए थे, और उसका आपने जो काउंटर किया, तो वो इतना ह्यूमर अचानक से कैसे काम किया है कि ये काउंटर यहाँ हो सकता है अभी? देखिए, क्योंकि मैं खुद जिला प्रमुख रहा हूँ 5 से लेकर 8 के बीच में, और मुझे पता है नरेगा कब आई थी।
और मुझे पता है नरेगा में हम क्या काम करा सकते थे और किस प्रकार के काम करा सकते थे। ठीक बात है। तो मुख्यमंत्री जी, जब मैं टीवी बहुत कम देख पाता हूँ, समय नहीं मिलता, लेकिन अचानक ऐसा था कि मुख्यमंत्री जी का भाषण चल रहा था टीवी पर, मैं देख रहा था, तो संयोग था। वो कह रहे थे, संयोग की बात है, वो कह रहे थे कि मैंने नरेगा में इतना काम कराया और मैं लोग मेरे से पूछने आते थे। तो मेरे को ये बात क्लिक हो गई। तब तो नरेगा था ही नहीं। नहीं, बस बात वो क्लिक हुई कि मुख्यमंत्री जी ने ये बात बोली है। फिर मेरे को किसी ने कहा कि साहब ये मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ सरपंचों के किसी एक मेरे सरपंच ने कहा कि मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं ना मैंने नरेगा में काम कराया, तो उस समय सरपंच नहीं थे। तो फिर मैंने वो रिकॉर्ड निकलवाया, तो वो 5 तक ही थे सरपंच। तो फिर मैंने वो रिकॉर्ड निकाल कर फिर मैंने, क्योंकि नहीं, लेकिन आपने कहा जिस अंदाज में था कि नरेगा शुरू भी सबसे पहले डूंगरपुर में हुई अपने यहाँ। जब नरेगा की शुरुआत हुई तो वो भी 6 के अंदर डूंगरपुर में हुई। तो ये तो कहीं थे ही नहीं आसपास। तो फिर वो बात मेरे क्लिक कर गई, और हालांकि मैं कहना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने 2 बार कहा भी कि मुख्यमंत्री नहीं, वो जो आपका अंदाज था ना, आपने जो मुस्कुराकर जो डिलीवर किया कि मुख्यमंत्री जी एक बात अगर बुरा ना मानो तो, क्योंकि बात बुरा मानने जैसी थी, तो मैंने कहा पहले कह दो तो ठीक है, क्योंकि तो बुरा मैं मानो कभी इतनी जो है एक प्रकार से ये बात भाई सीएम को कहने लायक थी नहीं, तो इसलिए मैंने कहा भाई आप ये, हालांकि मैंने दोबारा फिर कहा अब की बार भी, मैंने कहा आप ये सरपंचों के सम्मेलन में जाते ही पता नहीं आपके क्या हो जाता है। अब की बार फिर गए थे ये, और अब की बार ये कह के आए कि पैसा उड़ रहा है, पैसा उड़ रहा है, जितना लेस को ले। अच्छा। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा ये 1300 करोड़ रुपए तो नरेगा के नहीं मिले हैं। हाँ। एसएफसी, टीएफसी इनकी किस्तें नहीं आ रही है, तो कहाँ उड़ रहा है वो पैसा, वो तो बताओ। आप इतने हमले करते हैं, ऐसा नहीं हो कि मुख्यमंत्री जी सरपंचों के पास जाना बंद कर दें, सरपंचों का नुकसान होगा इस मामले नहीं, मुख्यमंत्री जी कहते भी हैं कि यार इतना टारगेट जो है मेरे को क्यों करते हो, उनके लोग भी कहते हैं कि आप सीएम को क्यों टारगेट करते हो, भरतपुर को क्यों टारगेट करते हो। अच्छा। तो वो जो चीजें हैं वो तो सब सामने आएंगी। नहीं, बुरा तो नहीं माना उन्होंने, बाद में बात हुई आपकी मुख्यमंत्री? ना ना, बुरा तो नहीं माना। अच्छा, बुरा नहीं माना। बड़ा दिल दिखाया मुख्यमंत्री जी। हाँ, बुरा नहीं माना। ठीक बात है। अच्छा, एक थोड़ा सा गंभीर सवाल है। डॉक्टर अंबेडकर का हमने इससे पहले जिक्र किया। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में स्कूल में पढ़ाई लिखाई के दौरान सामाजिक भेदभाव जैसे जो विषय समाज में है उनका सामना करना पड़ा। आप भी दलित परिवार में पैदा हुए, और समाज की जिस तरह की स्थिति उस वक्त थी, मान लीजिए हम 80-90 के दौर के समाज की बात कर रहे हैं, और आपके साथ तो अभी रिसेंटली नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में भी एक घटना हुई थी, उस पर थोड़ा बाद में आएंगे। शुरू में आपके बचपन में या फिर पढ़ाई लिखाई के दौरान इस तरह की कितनी घटनाओं का आपने सामना किया कि आपको सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा? इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में हुई जिनका कितना असर पड़ा? ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे इन घटनाओं का सामना बचपन में इसलिए नहीं करना पड़ा कि पिताजी आने के बाद में बिजनेस शुरू कर दिया था और हम अपने काम के अंदर लग गए थे। लेकिन जब राजनीति में के अंदर आए, तब कई जगह इस प्रकार की डायरेक्ट कोई नहीं, पर समझने वाली बात होती है, वो समझते हैं। आज भी कई जगह थोड़ा बहुत है, ये नहीं है कि सब लोग आज इस दिशा में है कि भाई आज भी वो जातिवाद या भेदभाव करते हैं। कुछ लोग हैं कुछ समाजों के अंदर जो इस प्रकार के उनका नेचर रहता है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ भावना को से ग्रसित भावना से ग्रसित हैं। और कई जगह ये भी रहता है कि भाई ये, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कहीं दलित दूल्हे को घोड़ी पे नहीं, आज भी, यानी बिल्कुल अभी हो रही है ना ये रिसेंटली घटनाएं। घटना अभी है। आपको तो 4-5 दिन ऐसे पहले लोगों की है सोच, तो इसमें अभी समय लगेगा। इस पर तो ये है कि भाई सरकार सख्त कार्रवाई करे, मैसेज दे, बैठ के बात करे कि भाई सब लोग, इंसान इंसान में फर्क नहीं हो सकता, ये भेदभाव आप घोड़ी पे गलत है। बैठे थे अपनी शादी में? हाँ, मैं बैठा था। ठीक बात है। नहीं, अब ये क्योंकि आप भी गांव में आपकी परवरिश हुई, और गांव में आज भी ये सारी चीज़ें मैं तो खुद देखता हूँ। सभी गांव में नहीं है, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग हैं कुछ समाज के अंदर, वो इस प्रकार का उनका नेचर रहता है, व्यवहार रहता है, उनकी सोच है। हर व्यक्ति ऐसा भी नहीं है। देखिए, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि आपको बचपन में इस तरह की घटनाएं आपके साथ में नहीं हुई, लेकिन जब आप नेता प्रतिपक्ष बने, आप उस पोजीशन में पहुंचे जहां से आप कानून बना सकते हैं, आप राजस्थान की विधानसभा के सदस्य हैं, तब जाकर बीजेपी के एक नेता ज्ञानदेव आहूजा पूरे देश में उस पूरी घटना की आलोचना हुई।
पूरी घटना के बारे में थोड़ा सा बताइए। और मैं तो आपका एक इंटरव्यू भी पढ़ रहा था, आपने बहुत भावुक होकर कहा था कि दरअसल मैं जो राजनीति की बातें हैं वो परिवार में नहीं करता, परिवार में कभी भी पॉलिटिकल डिस्कस नहीं होता है। ये लास्ट घटना थी जिसके बारे में परिवार के साथ मैंने कभी पॉलिटिक्स के किसी सब्जेक्ट पे बात की। इस पूरी घटना के बारे में बताइए, आपके जीवन में आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये घटना जब हुई, चूँकि मैंने, फिर मैं कहता हूँ, अपन तो राजनीतिक आदमी हैं, बहुत सी चीज़ों को भुला देते हैं जी। और लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो मेरे चाहने वाले, मेरे मिलने वाले, मेरे परिवार के या अदर कास्ट के भी, यहाँ तक कि ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों के भी मेरे पास फ़ोन आए कि भाई ये इस प्रकार का बहुत गलत हुआ है, ये ऐसा, इसको फील मत करना। यानी कि मैं पहले फील कर ही नहीं रहा था जी। लेकिन जब लोगों के इस प्रकार का है तब मेरे को महसूस हुआ कि हाँ, ये इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और मेरे दिमाग में ये भी थी कि अब ये तो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस प्रकार का षड्यंत्र रच रही है, क्योंकि बीजेपी की मानसिकता तो कभी ये रही नहीं कि भाई सब लोगों को, आज भी कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे लोग बांटने की बातें करते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं रोज कोई ना कोई बयान आ जाएगा इनका जहां ये लोग आपस में तोड़ने की बात करते हो। लेकिन मैं चूँकि एक संवैधानिक पद पे हूँ, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को, इस घटना को ज़्यादा दिल से लिया नहीं और इसको इग्नोर ही करना उचित समझा। लेकिन जिस प्रकार से इसका जो लोगों का रिएक्ट आया और मैंने इस चीज़ को पूरा जिस प्रकार से देखा, क्योंकि आज अगर लीडर ऑफ अपोजिशन जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है और विपक्ष का नेता है, उसके जाने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता इस प्रकार का करता है तो ये क्या है, ये क्या दर्शाता क्या है? जी। अब ये तो एक प्रकार से टारगेट हो गया ना ये कहने के लिए कि भाई देख लो, जो तुम्हारा सबसे बड़ा लीडर है उसके जाने पर ही हम गंगा जल छिड़क रहे हैं, तो तुम क्या चीज हो? तो ये एक प्रकार से इस प्रकार की सोच को दर्शाता था कि बीजेपी ने की एक्शन तो लिया मेंटेलिटी क्या ज्ञानदेव है। आहूजा पर, पार्टी से निकाला उनको। कितने लोगों को निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे इनकी पार्टी खाली हो जाएगी। जी। कितने लोग संविधान के खिलाफ बोलते हैं, कितने लोग बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोलते हैं, कितने लोग जो है संविधान की मूल भावना के खिलाफ बोलते हैं। अगर इस पे कार्रवाई करने लगें तो ये तो बीजेपी तो खाली हो जाएगी। सारे ही एक से बढ़ के एक यही लोग हैं। अच्छा, इस घटना ने आपको कमजोर किया या मजबूत किया? मैं समझता हूँ मजबूत ही हुआ हूँ जी। मैं और दुगने जोश के साथ और नई ऊर्जा के साथ। और जब मेरे नेताओं ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने इस घटना के बारे में जिक्र किया और उनका जिक्र करना मेरे लिए एक ऐसा था कि कोई मेरे साथ खड़ा है। जी। मेरी पार्टी एक ऐसी है जो मेरे साथ खड़ी है कि किसी भी परिस्थितियों के अंदर मेरे नेता मुझसे दूर नहीं है। और मैं सोच भी रहा था कि एक तरफ वो पार्टी है जिसने एक दलित को राजस्थान के अंदर पहली बार लीडर अपोजिशन बनाया, और दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी है जो आज भी उस दलित के लीडर अपोजिशन बनने के बाद में गंगा जल छिड़कवाने का काम कर रही है। तो ये मेंटलिटी का एक फ़र्क जो है वो साफ नज़र आता है। परिवार में क्या बात हुई इस घटना को लेकर? परिवार में सब लोगों ने यही कहा कि इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, इसको इग्नोर करो, दिल पे मत लो, क्योंकि मैं कई चीज़ों को दिल पे ले लेता हूँ। तो भावुक आदमी है आप। भावुक आदमी हूँ, तो सब लोगों ने यही कहा, विशेष रूप से बच्चों ने, अच्छा। बच्चों ने, सब ने यही कि इस चीज़ को कतई इग्नोर मार दो आप, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और राहुल गांधी ने आपको एड्रेस किया पूरे अधिवेशन में, सबके सामने बताया कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, इनका नाम टीकाराम जूली है, दलित समुदाय से आते हैं और इनके साथ में ये सारी घटना हुई। आपको नहीं लगता कि आपने यहाँ भी आपदा में एक अवसर वाली चीज़ ढूंढ ली और आपकी पॉलिटिकल प्रोफाइल में एक और सितारा जुड़ गया? देखिए, ये सब चीज़ें जो है, ये इस सितारे को मैं ये नहीं मानता कि ये कोई मेरे लिए ऐसा सितारा अवसर नहीं है चाहिए या था नहीं चाहिए था। मैं इस घटना के आधार इस प्रकार की राजनीति मैंने कभी नहीं की। और आज भी जैसे कोई बात आती है तो मैं कोई इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करता कि भाई मैं दलित हूँ और इसलिए मेरे को ये मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। वो चीज़ मेरे उसमें नहीं है आज। ये तो ऐसे सितारे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ ये इस प्रकार की घटनाओं पे रोक लगे। ये सितारे इस ऐसी प्रकार घटनाएं सब समाज के लिए ठीक नहीं है। हाँ, सभी के लिए। देखिए, ये कहीं जाति के नाम पे भेदभाव हो गया, कहीं धर्म के नाम पे भेदभाव हो गया,
और जाति में भी बात करोगे तो फिर उसमें अमीर और गरीब के नाम पे भेदभाव कर देंगे या पुरुष और स्त्री के नाम पे भेदभाव कर देंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मान लो अपने आप को अगड़ी जाति कोई बताते हैं तो उस अगड़ी जाति में महिला और पुरुष को बराबरी नहीं मिलेगी या उसी जाति के अमीर और गरीब को बराबरी नहीं मिलेगी। तो ये तो नहीं है ना। ये सभी जाति, सभी धर्म, इंसान इंसान है, सब इंसान एक है, सबको बराबर का हक है। बाकी जो जितनी मेहनत करेगा, जो जैसा काम करेगा वो सब पाएगा। जो 1000 रुपये कमा रहा है तो 1000 का खर्चा करेगा, जो लाख कमा रहा है लाख का खर्चा करेगा। पर इंसानियत जो है वो तो सब में समान है ना। जान की कीमत कोई अमीर की और गरीब की में तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए ना। वो चीज़ तो कितनी खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं। आपने बीजेपी नेताओं की बात की, आपने तो खुले मन से इस बात को स्वीकार किया है कि जसवंत सिंह यादव आपकी पहली प्रेरणा थे राजनीति में आने के लिए, जो कि बीजेपी के नेता हैं। देखिए उस समय पिताजी सरपंच थे, मैं उनके साथ था और डॉक्टर जसवंत जी उस समय सांसद थे जी। और उनकी वाइफ किरण यादव जी जिला प्रमुख थे जी। तो जो कि विकास कार्यों के लिए या वैसे भी पिताजी का आना जाना था, संपर्क था। और जैसे ही जिला प्रमुख की जब सीट आई और चूँकि सीट रिजर्व थी और डॉक्टर जसवंत जी बहरोड से लड़ना चाहते थे और एक बार एक बड़ा कार्यक्रम मैंने राजनीति में नहीं रहते हुए भी अच्छा कराया था, तो उनके दिमाग में था कहीं ना कहीं ये लड़का जो है आगे अच्छा निकल सकता है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती करके जो है जिला प्रमुख का चुनाव मुझे लड़ाया था। अच्छा। तो राजनीति में पहली बार वो लेके आए थे। इस बात को मानने में तो क्या गुरेज। नहीं, बहुत बड़ा दिल चाहिए ऐसी बातें कहने के लिए। नहीं, जो हकीकत मैं नहीं कहूँगा तो दूसरे कहेंगे। तो आप जसवंत यादव को आज भी पसंद करते हैं राजनीति में? देखिए पॉलिटिकल रूप से तो हमारे आइडियोलॉजिकली आइडियोलॉजी दोनों की अलग अलग है। वो कैसे हैं? दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है और दोनों की पार्टियां भी अलग हैं, दोनों के विचार भी अलग अलग हैं। अच्छा। लेकिन वो भी जनता की सेवा के लिए उनका जो नेचर है या उनका जो काम है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत संघर्ष करके वो यहाँ तक आए थे, तो आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, विचारधारा को छोड़िए, राजनीतिक विचारों को छोड़िए, आप ये बताइए कि बीजेपी में आपको कौन कौन से नेता पसंद हैं, जिनको आप पसंद करते हैं कि ये अच्छे लोग हैं? देखिए अब मैं किसी नाम या वो अपन कैसे भी बात कर पुराने नेता, बड़े नेता, वो सब चीज़ें आ ही जाएगी। जैसे मान लो राजस्थान की हम बात करते हैं तो भैरव सिंह जी का जिक्र आता ही है कि भैरव सिंह जी ने एक नए आयाम स्थापित किए थे संसदीय लोकतंत्र के अंदर, तो उनका एक विशेष है ही। और बाकी तो अपन बहुत से लोग हैं ऐसे। वसुंधरा राजे के बारे में जो बताइए, उनको लेके आपकी। देखिए वसुंधरा जी की भी जो कार्यशैली या उनका जो काम है, कई चीज़ें वसुंधरा जी की भी बहुत अच्छी थी। और जैसे मैं समाज कल्याण मंत्री बना तो एक योजना है पालानार योजना जी, जो वसुंधरा जी ने शुरू की थी, जिसके पिता और माता दोनों एक्सपायर हो जाएं और बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, तो उस योजना का लाभ देने के लिए वो स्कीम शुरू की थी जो वसुंधरा जी ने शुरू की, जब 353 लोग उसके पहली बार उसमें जुड़े थे। और वो जब स्कीम मेरे मंत्री के कार्यकाल के अंदर मुझे मिली और मैंने उसको देखा, तो उसमें लगभग 3 लाख के आसपास तक की उसके अंदर वो हो गए थे उसके जो लाभार्थी हैं। लेकिन स्कीम इतनी अच्छी थी, वो उसको जनता तक जाना चाहिए था, तो मैंने उसको आगे बढ़ाते हुए लगभग दुगना उसको किया, लोगों तक, दुगने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो 6 लाख से के आसपास या 6 लाख से ज़्यादा इसके अंदर लाभार्थी हुए। तो ऐसा नहीं है कि नेता कोई भी हो, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। भजनलाल शर्मा को कितना पसंद करते हैं आप? देखिए भजनलाल जी जो है आदमी तो भले लगते हैं देखने में तो, पर अभी वो पूरा जो है उनकी जो मैं समझता हूँ जो पर्ची जब तक दिल्ली से नहीं आती, जब तक वो स्वयं निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो वो एकदम उनकी जो प्लानिंग, उनकी सोच अभी सिर्फ बीजेपी के हिसाब से ही चल रही है। जबकि वो सीएम जो है पूरे राजस्थान के हैं, वो कांग्रेस के भी सीएम हैं, बीजेपी के भी सीएम हैं, निर्दलीय के भी सीएम हैं और आम पब्लिक के भी सीएम हैं। तो उनको जो नाम जो मिला है वो मुख्यमंत्री का मिला है जी, और मुख्यमंत्री सबका होता है, तो उनको उस दिशा में काम करना चाहिए। तो आज उनका जो पूरा फोकस है वो दिल्ली की तरफ है कि दिल्ली वाले क्या कहते हैं और मुझे बीजेपी के लिए करना है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है।
तो आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन, ये बातें समझा क्यों नहीं देते भजन लाल जी कोई को? समझे जब तो। अच्छा, आपने कोशिश कर ली अपनी तरफ से। मैं तो खूब कहता हूँ, खूब विधानसभा में हाँ। कुछ चीज़ें जो मैंने कही है वो उन्होंने मानी भी हैं। जैसे क्या क्या बात मानी आपकी? जो कई मुद्दे उठाए हैं उन्होंने उस पर त्वरित एक्शन एक लिया दो है। बताइए, जैसे कि ये बात जैसे मैंने अभी कहा कुछ समय पहले ही कि मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं कोई घोषणा नहीं करके आते। कहीं भी किसी प्रोग्राम में गए तो उसके बाद अभी कोई प्रोग्राम में गए थे तो वहाँ घोषणा करके आए कॉलेज की। अच्छा, तो अब ये मानी तो है, मेरे को लगता है मेरी भी मानी है। वो आपकी कद्र तो करते हैं वो आपकी भजन लाल जी। भाई कदर जो है वो एज ए लीडर पोजीशन और उस हिसाब से करते होंगे, पर हम तो वो है निंदक नहीं है राखी है। हम तो उनकी जो कमियां हैं वो सत्ता के लोग कभी उनको नहीं बताएंगे, आप ही बताएंगे। हम ही बताएंगे। उनके लोग तो यही कहेंगे कि साहब बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन हम उनको हकीकत बताएंगे कि ये स्कीम है, इन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए था, इनको नहीं मिला, ये कमियां हैं, ये सुधार है। तो हम तो उनको कमियां भी और सुझाव भी दोनों बताने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ अगर उन पर विचार करेंगे तो एक स्वस्थ लोकतंत्र मिलेगा, जनता को इस चीज़ का लाभ मिलेगा, राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा। और उस लाभ की वजह से चुनाव में तो समय बताएगा, सब अपने अपने लड़ेंगे, तो जो ज़्यादा बेटर करेगा पब्लिक उसको आशीर्वाद देगी। और जूली साहब, आपका एक सपना है जो अभी तक अधूरा है। मुझे ऐसा मालूम चला है विश्वसनीय सूत्रों से कि आप पीएचडी करना चाहते हैं किसी विषय में। ये किसने बता दिया? मैंने पढ़ा है कहीं। आप नहीं करूँगा पीएचडी। पढ़ने लिखने का शौक है आपको और आप पीएचडी करना चाहते हैं, लेकिन आपको वक्त नहीं मिल पा रहा है। जी, ये सही है, आपने सही सुना है। ठीक सुना है मैंने। तो ये सपना आप कब पूरा करेंगे, किस विषय में पीएचडी करेंगे और कहाँ से करेंगे, ये थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए। अभी देखिए ये तो समय बताएगा। वैसे मैं पीएचडी तो समय मैं जैसे क्यों नहीं मिल पाता? डॉक्टर अंबेडकर तो जीवन भर पढ़ते रहे, जीवन भर पीएचडी की उन्होंने। देखिए मैं एक चीज़ आपको अंबेडकर जी से तुलना में पहले भी कह रहा था, उनसे तुलना तो लेकिन हम प्रेरणा ले सकते हैं, प्रेरणा तो हमारे ले सकते हैं, महापुरुषों लेकिन से। उस समय और आज के समय में अंतर है। पहले राजनीति में आम पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती थी, सिर्फ कुछ लोग इन्वॉल्व होते थे। पूरी विधानसभा में 10, 20, 50 लोग इन्वॉल्व होते थे। आज हर घर का हर मेंबर इन्वॉल्व है। फोन है, हर मिनट में फोन आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, मैसेज आ रहा है, लैंडलाइन पे फ़ोन आ रहा है, मिलने आ रहे हैं, हमारे मीटिंगें हैं, हमारे दौरे इतने होते हैं। तो समय लिमिटेड है। समय तो 24 घंटे से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं जाएगा। ठीक बात है। अब सब कुछ आपको उतने में ही करना है। तो इसमें सबसे पहले अगर किसी पे कैची चलती है तो खुद पे चलती है। ठीक बात है। चाहे खुद की कभी वो को काटना पड़ता है, कभी एक्सरसाइज को काटना पड़ता है, कभी भोजन को काटना पड़ता है, कभी और किसी चीज़ को कि ठीक है भाई 2 रोटी रख दो, मैं तो गाड़ी में ही खा लूँगा, जल्दी में नहा रहे हैं कई बार, इस प्रकार से रहता है। तो सबसे पहले कैची हमारे पे चलती है। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल पे आ जाती है। तो पीएचडी वाला भी उसी में है कि भाई पहले इसको चलो बाद में देखेंगे, अभी तो जैसा चल रहा है इसको चलने लेकिन दें। पीएचडी करनी जरूर है। हाँ करूँगा। अच्छा, और कौन कौन से अधूरे सपने हैं अभी जो पूरे करने हैं आपको? देखिए अभी ऐसा बताइए कोई थोड़ा, बहुत एक दो बातें तो बताइए कि जैसे ये काम अभी जिंदगी में अधूरे हैं। नहीं देखिए मेरा तो एक जो सबसे मेन सपना है ना, वो यही है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना, उनको सरकारी स्कीमों का लाभ ऑटोमेटिक मिले। जी, ये मेरा एक सपना है। नहीं ये तो गरीबों के लिए सपना है, खुद के लिए जैसे पीएचडी वाला जो सपना है खुद के लिए कि तो ये बस तो कोई खुद को करनी है। नहीं, और क्या कुछ सपने नहीं। हैं? अब खुद परिवार के लिए कैसे? खुद के सपने सब जो है जनता को समर्पित कर दिए कि जनता के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक बात है। तो अभी हम तो ये चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी क्योंकि पीएचडी पीएचडी के लिए रिसर्च भी करनी होती है, बहुत थीसिस लिखनी पड़ेगी, पूरा आपको एक प्रकार से बहुत गहराई से उसके अंदर समय देना पड़ेगा। तो ये उसमें समय लगेगा। अभी आपने बताया बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, परिवार को टाइम दे पाते पर हैं? मैं दूसरी कैची परिवार पे, पहली खुद पे, दूसरी परिवार पे, तीसरे अपने मित्र लोगों पे या उन पे
अपने लोगों पे अच्छा, दोस्त कितने हैं आपके, ये बताइए। राठौड़ साहब हमारी पॉडकास्ट में आए थे, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि राठौड़ साहब, गहलोत साहब आपकी इस बात से नाराज़ रहते हैं कि आप दोस्तों के साथ में पार्टियां करते हो। उन्होंने विधानसभा में कहा था आप तेज़ आवाज़ में म्यूजिक बजाते हो, कि भाई मैं दोस्त रखता हूँ, दोस्तों के साथ पार्टी करता हूँ, तो इसमें गहलोत जी को तकलीफ़ क्या है। तो वही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि दोस्तों के साथ में कब उठना बैठना होता है, कब पार्टी करना होता है, कैसे दोस्त हैं, कहाँ बैठते हैं, थोड़ा देखिए, बताइए। एक तो अपना पार्टी वाला तो सिस्टम ही नहीं है। अच्छा। सीधा साधा आदमी हूँ मैं, तो ये पार्टी वार्टियों से दूर रहा हूँ। अच्छा। तो दोस्त जहाँ भी मिल जाते हैं, कोई मिल गया तो वॉक कर ली, कोई मिल गया तो साथ खाना खा लिया, कोई मिल गए तो साथ सफ़र में चल दिए। तो ऐसे ही दोस्तों का टाइम तो जो मैं इसी में एडजस्ट कर लेता हूँ। आप तो सिंगर हैं, फिर गाने कब सुनाते हो दोस्तों को? गाने भी जब कभी मान लो किसी के बर्थडे है, कोई बात है, या गाड़ी में चल रहे हैं, ऐसे ही। ठीक बात है। कोई इतना भी सिंगर नहीं हो कि रोज ही कोई गाने गाने, कोई साल 6 महीने में एक आध बार कभी गुनगुना लेते हैं। तो परिवार को अभी वक्त नहीं दे पा रहे हैं आप, तो शिकायत है परिवार की? नहीं, कोई शिकायत नहीं। एक और आपका स्टेटमेंट है, आप परिवार को बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ मेंशन करते हैं। आपने एक बार कहा था कि परिवार से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है, परिवार एक साथ होना चाहिए, परिवार एक होना चाहिए। तो शायद आपका परिवार इस तरह का है, इसलिए आप परिवार को प्राथमिकता देते हैं। बताइए थोड़ा परिवार के बारे में। नहीं, हम 2 भाई हैं, दोनों भाई हम साथ ही रहते हैं। मेरे 2 बेटी हैं, उनके 2 भाई बेटे छोटे हैं आपसे? छोटे हैं मेरे से। कि वो क्या करते हैं? वो अभी मेरा ही काम संभालते हैं, बिजनेस संभालते हैं, थोड़ी राजनीति में मेरी मदद करते हैं। बिजनेस किस तरह का है आपका? बिजनेस अपना पत्थर का काम है, स्टोन एक्सपोर्ट का काम है। वो अभी थोड़ा डाउन है, तो अभी थोड़ा कुसुम योजना में सोलर का प्लांट लगाया है गांव के अंदर, जो खेत है अपना वहाँ पे। तो वो सारा इस प्रकार का। गांव आना जाना होता है आपका? जाता हूँ, बार तो बार जाता हूँ। 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है हाँ। आपका गांव। वो राठ की जो भाषा है, वो कभी बोलते हुए देखा नहीं मैंने आपको। वो छूट गई, 20 साल होगी। कभी गांव में जाता हूँ तो राठ की बोलता हूँ। अच्छा, गांव में आज भी वही वो आपके तो वहाँ सामने वाला जो बोलेगा वही निकलेगी। हुक्का बहुत पीते हैं आपके वहाँ के लोग? बहुत ज़्यादा तो नहीं पीते, पर पीते हैं, बुजुर्ग लोग पीते हैं। आप बैठ के पीते हो लोगों के साथ? मैंने जिंदगी में तो पान, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का, जर्दा, शराब, नॉन वेज, इन सब से दूर ही इन रहा सारी हूं चीज़ों से आप दूर हैं। ठीक है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में अब भीतर खाने में आपको लेके बहुत अलग अलग तरीके की चर्चाएं हैं। राजनीति के जानकार आपको सीएम फेस के तौर पर देख रहे हैं। मैं। देखिए, हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पे पार्टी निर्णय करती है, आला कमान निर्णय करता है, जो सब लोग मिलके तय करते हैं, वो होता है। किसी के चाहने नहीं चाहने करने से कुछ नहीं होता। और मैं इस रेस में भी नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से, मुझे जनता की सेवा करनी वो कर रहा हूँ। चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको ऑप्शन दूंगा, और उसमें से आपको एक क्वेश्चन को एक जगह लॉक करना है, और उसमें मतलब आप ये नहीं बताएंगे कि ऐसा है वैसा है पार्टी वार्टी। सिर्फ क्वेश्चन है, फंसाने वाला आपको एक ऑप्शन चूज करना है उसमें कि कांग्रेस की तरफ से सीएम कैंडिडेट को लेके आपकी चॉइस क्या है। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ: अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और टीकाराम जूली। कांग्रेस आला कमान, मैंने इस मैंने क्वेश्चन कहा का एक आंसर ऑप्शन आपको लॉक करना है। मैंने आपको इनसे पहले ही कह दिया था कि हमारे यहाँ पे पार्टी आला कमान सब लोगों से सलाह करके करता है, किसी एक से पूछ के नहीं करता है। इसलिए मैं तो आपकी चॉइस पूछ रहा हूँ। अरे चॉइस तो चारों ही अच्छे हैं, कहाँ दिक्कत है। मतलब आपने अपने आप को मान तो लिया सीएम? नहीं अभी आपने कहा था मैं इस दौड़ में मानता नहीं हूँ। हाँ, नहीं मानता। तो अच्छा, चलिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लेके मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि आप कांग्रेस से, जब कभी कांग्रेस की सरकार आएगी, तो आप प्रधानमंत्री के पद पर किसे देखना चाहते हैं? मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ: राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, मैं फिर आपको वही बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे सब लोग मिलके तय करके और तब डिसाइड करते हैं। पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आज जो सब लोगों की आवाज़ है वो राहुल गांधी जी के लिए है। राहुल गांधी आपकी चॉइस है? जी, ठीक बात है। तो आज खूब सारी बात हो गई जूली साहब आपके साथ में, और मुझे लगता है कि शायद इतना खुलकर आपने कभी किसी के साथ में बातचीत नहीं की होगी। आपने समय दिया और
इतना वक्त दिया आपने एक शॉर्ट नोटिस पे, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो टीकाराम जूली के साथ में आज पॉडकास्ट में हमने खूब सारी बातें की, उनकी पूरी ज़िंदगी को जाना, उनकी पूरी ज़िंदगी को समझा। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए क्रॉस चैट पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।